हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। यानी हमारे पास क्लास 11th का ये तीसरा चैप्टर जो होता है जिसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। यानी कि इसका फुल फॉर्म हमारे पास पूरा चैप्टर का नाम ये दे रखा है हमारे पास। तो आज का हमारा ये सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और हमने सेकंड चैप्टर को भी ख़त्म किया अच्छे से, और उसके हमने न्यूमेरिकल्स भी कुछ एनसीईआरटीज़ के किए हैं। और मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं नीट एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मैंने नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन के जो पीडीएफ थे ना, मैंने पूरा बुक का ही मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे पीडीएफ के नोट्स ऐसे ही मिल जाएंगे और वो बुक तो मिल ही जाएगा। इसके बाद हमारा जो अभी जो स्टार्ट करेंगे ना, अगर हमारे पास अगर इस वाले टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया हुआ है, मेनली आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस वाले टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, अगर इन फ्यूचर पूछने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन कम तो नहीं कह सकता, लेकिन आते हैं, मतलब ना कम ना ज़्यादा, मतलब मीडियम में, चाहे वो नीट की बात करूँ या जेईई की बात करूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें, तभी आप लोगों को कुछ समझ आने वाला है, और नोट्स प्रॉपर वे में बनाएं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर है हमारा आज का ये नया चैप्टर का, चैप्टर 3 का मतलब। तो एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। अब नहीं, पहले इससे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, अगर देखो कोई भी चीज़ का, हम बायो में भी ये चीज़ हमने देखा था, द लिविंग वर्ल्ड वाले में कि क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, उसमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत कोई भी चीज़ में, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें या हमारे मेनली बायो की बात करते हैं, अभी हम केमिस्ट्री की बात करें, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन करने से उस चीज़ की स्टडी जो होती है ना और इजी हो जाती है। मेनली खासतौर से बात किया तो स्टडी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात भी हम करते हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं अब हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स अभी पीरियोडिक टेबल में, ऐसे 122 हो चुके हैं, लेकिन अभी अपडेट नहीं किया गया, 118 हम पढ़ते हैं। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारे पास हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, ये चीज़ पढ़ते हैं। 10th क्लास तक तो बेसिक पढ़ के आए हो आप। 11th क्लास में कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखते हैं हम क्या क्या होता है एक एक करके। सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमारा यानी कि दीज आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस। अब ये प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है किससे, मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ एटम्स, यानी कुछ एटम से बना होता है, जिसको हम कैन नॉट बी डिवाइड, यानी कैन नॉट बी डिवाइड बी डिवाइडेड इनटू फर्दर मोर देन वन सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट बॉडीज। यानी कि कह रहा है कि अगर हम जैसे वो एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ते हैं ना, तो हम जिसमें पढ़ते हैं ना टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, हमारे पास एटम्स होते हैं, उसको हम तोड़ मरोड़ कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अब वही से एनर्जी में होता है कि मास वाले में या एनर्जी में, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, यानी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, ये भी ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास। तो एटम भी होता है, वो होता है, सबसे पहले एटम्स का डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया। तो एटम्स वो पार्टिकल होता है जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, इसको हम तोड़ मरोड़ कुछ नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिस ने सबसे पहले दिया था। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एरिस्टोटल आए, लेविसनर आए, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है अलग अलग उनकी, इन्होंने एटम्स के बारे में बताया, लेकिन बात एक ही रही कि उन्होंने की कि एटम्स को हम तोड़ मरोड़ कुछ नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे पास अगर मेनली बात की जाए ना हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एटम्स आ जाते हैं। एटम्स आते हैं, एटम से ही हमारे पास क्या आते हैं, एलिमेंट बनते हैं हमारे पास। मेनली देखा जाए तो एलिमेंट, इससे हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें, ये सब चीज़ें आ जाते हैं हमारे पास धीरे धीरे। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना है मेनली। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या आता है इसी के टॉप में देखें तो हमारे पास एग्जांपल में हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं हमारे पास। जितने भी नॉन मेटल वाले चीज़ें, मेटलॉइड्स वाले चीज़ें, वो हमारे पास एलिमेंट्स में आ जाते हैं सारे के सारे। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी 118 एलिमेंट है, सब के सब हमारे पास एलिमेंट में आते हैं। तो यहाँ लिखा भी है टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल क्या होती है, मेटल मेनली 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल 'जो होता है जिसमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्यों भाई,
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मेटल नॉन मेटल को इसलिए ऐसे ही कहते हैं क्योंकि ये ना मेनली इसमें क्या आता है, ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब इसमें क्या आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की आदत होती है, तो लूज़ कर देता है ये एक्सेप्ट या गेन करता है, तुम्हारे पास ये चीज़ होता है। तो मेनली इस मेटल में हम पढ़ते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया हमारे पास, तो सब में प्लस चार्ज लगने का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है हमारे पास। तो ये सारे चीज़ आ जाते हैं हमारे पास, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, एक्सेट्रा हमने लिखा है। नॉन मेटल में ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऐसे हमारे पास बहुत सारे और भी नॉन मेटल आ जाते हैं। अगर मेनली हमारे पास 75 जो परसेंटेज हमारे पास पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो मेटल का आ जाता है, और 25 मेटल और नॉन मेटल्स मिला के हो जाता है हमारे पास। अब मेटल नॉन मेटल मेटल तो समझ आ गया। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो चीज़ होते हैं जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, टेलियम, इंडियम, ये सब आ जाते हैं हमारे पास। इन सब का हम बारे में अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब सोडियम को पूरा नाम ले लिखे Na लिखा है, Na सोडियम कहते हैं, Na को हम सोडियम होता है, लेकिन Na कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि नेटेरियम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अर्जेंटेट हो जाता है सिल्वर का, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ आते हैं, ऐसे हम देखने वाले आगे। अब यहाँ पे कुछ हमने फैक्ट्स की चीज़ें लिख रखी है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ देता है कभी का, लेकिन ये भी बच्चों को नहीं पता होता है। ये मरकरी जो है ना हमारे पास क्या है, मेटल है हमारे पास, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ये चीज़ हमारे पास, ठीक है। गैलियम हमारे पास कितने मेटलॉइड्स में ले सकते हैं, ठीक है, मेटोलाइट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है मरकरी जो होता है, Hg जो होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में कहे तो 298 केल्विन होता है हमारे पास। वही गैलियम की बात करें, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 30 होती है, मेनली कहा जाता है। ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में समर टाइम में, ठीक है। समर टाइम में टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री होता है, और वही एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में कब, विंटर में, जब टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, सेल्सियस इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कहा गया एक पॉइंट, ये मेल्ट्स ऑन टेकिंग पास, अगर हाथ पे हथेली पे ऐसे रख देना तो ये मेल्ट हो जाएगा। किसकी, गैलियम की बात करें। ये अब ब्रोमीन जो होता है, अब देखो ये मरकरी और ब्रोमीन, ये दोनों से मेनली क्वेश्चन पूछाता है कि हमारे पास मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल है, इकलौता नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में किसमें, लिक्विड स्टेट में रहता है। ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ऊपर वाले की बात नहीं करूँ तो नहीं पूछेगा, लेकिन नीचे में जितने चीज़ हमने लिखे ना 3 पॉइंट खासतौर से इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, खासतौर से मरकरी और ब्रोमीन वाले से आया हुआ है। तो इस चीज़ को अगर नोट्स प्रॉपर वे में बनाने हैं तो इन सबको भी नोट डाउन करने ही पड़ेंगे। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई। जैसे मैंने शुरुआत में ही बात की थी, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे हमारा कोई भी चीज़ की स्टडी जो होता है ना, जब कोई भी चीज़ की क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं क्योंकि उस चीज़ की स्टडी ईजी तरीके से हम कर लें। तो यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्टडी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेल मैनर वी नीड टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स एज अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिबिट्स सिमिलर। तो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होता है एक जैसे दिख जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है, चाहे वो केमिकल की बात हो या फिजिकल की बात हो, अलग बात होती है। बाय क्लासीफाइंग दैम इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, इसकी स्टडी ईजिली हो जाती है। अब सबसे प्रॉन्ट आया था हमारे पास 1815 में। उसके बाद मेनली इसकी थ्योरी कुछ काम नहीं की, तो हमारे पास डॉबिनर आ गया। डॉबिनर की थ्योरी कुछ हद तक ट्रायल लेके गया था। अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। आज हम 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक कौन सा, आज डॉबिनर पढ़ने वाले, न्यूलैंड्स पढ़ेंगे। मेनली हम आज नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। मेनली पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे पास मेनली डॉबिनर में 1820 में आए थे। तो उन्होंने डॉबिनर ट्राइड दिया था, यानी कि 3 एलिमेंट्स को लेके मेनली किया था। क्या किया था अभी हम देखने वाले हैं। फिर न्यूलैंड्स लॉ की बात करते हैं। हमें डूमा भी आया था, डूमा की उसकी थ्योरी ऐसे नहीं ये करते हम, न्यूलैंड्स लॉ की करते हैं। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ऑक्टेव का मतलब होता है ट्राई, देखो यहाँ ट्राइड का मतलब है 3, यहाँ ऑक्टेव का मतलब है 8, ठीक है। ऑक्टेव यहाँ पे हो गया। इसके बाद मेनली भी आ जाता है। मेनली 1860 में मेनली पीरियोडिक टेबल, यानी इनकी जो पीरियोडिक टेबल जो थी ना, कुछ हद तक काफ़ी हद तक अच्छी थी। वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इनकी पीरियोडिक टेबल तो मतलब मोजली लॉ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स में भी दे दिया जाता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल, वो किसका पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्या करते हैं, डॉबिनर ट्राइड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं।
अब हम बढ़ते हैं डार्विन ट्राइड के बारे में। ट्रेड कह लो या ट्राइड कह लो, 1820 में दिया था, अभी हमने देखा था। अब इसमें हुआ क्या था, इन्होंने दिया क्या था, ये चीज़ पढ़ो पहले। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ। अब देखो 3-3 का एलिमेंट्स का ग्रुप लिया था इन्होंने, ठीक है, भले ही बाद में जाके गलत साबित हुआ, ये सब एलिमेंट के साथ नहीं हो पाया था। 3 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, इसको किसका ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में लिया था। यहाँ पे देख सकते हो जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब लिथियम या पोटेशियम का जितना हमारे पास एटॉमिक मास एटॉमिक वेट का जो डबल होगा ना, उसको हाफ कर देंगे तो हमारे सोडियम का निकल जाएगा हमारे पास। अभी हम करके देखेंगे। इस सच में डैट द एवरेज एटॉमिक वेट अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का जो होगा निकाल के, जो ट्राइड जिसे कहते हैं, वो इक्वल होगा या सिमिलर होगा किसके बराबर, सेकेंड एलिमेंट यानी सोडियम वाले एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो इसे हम ट्राइड कहते हैं। ट्राइड क्यों, ये 3 एलिमेंट लिए हैं ना, 1 2 3 एलिमेंट, इसलिए ट्राइड कहा गया। अब देखो कैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हो गया हमारे पास या एटॉमिक वेट हो गया, तो 7 23, ठीक है, 39 हो गया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब इसमें हमारे पास होता है क्या, यहाँ देखो आप, भले यहाँ पे लिखा हुआ है कि द थ्योरी वाज प्रूव रॉन्ग लेटर एज इट बिकम नॉट पॉसिबल, ये बाद में पॉसिबल नहीं हुआ सारे एलिमेंट्स के साथ, तो ये प्रूव हो गया। एंड अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, और 3 के ग्रुप में जितना अरेंज किया था 3 के फॉर्म में ट्राइड जिसे बनाया था, वो प्रूव क्या हो गया, वो फेल हो गया बाद में, उसको हटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आए थे न्यूलैंड्स आए थे, उसके भी हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं हमारे पास, जो हमारे पास, अब देखो मैं एटॉमिक वेट की बात करते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ किसकी बात करते हैं, सोडियम की। तो सोडियम का लेने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट ऑफ हमारे पास लिथियम ले लेंगे, प्लस हमारे पास एटॉमिक वेट ऑफ हमारे पास पोटेशियम ले लेंगे, ठीक है, अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे देखें तो हमारे पास आ गया 7 + 39 अपॉन में 2 आ गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 46 अपॉन में 2, और इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास 23। ये 23 जो आ गया किसका एटॉमिक वेट आ गया, ये सोडियम का आ गया, तो ये सोडियम का 23 एटॉमिक वेट आ गया हमारे पास, ये दे सकते हैं। इसके बाद वही अगर हमारे पास अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा अगर एलिमेंट कोई ले लेते हैं, मान लो हमारे पास इससे लेके किया गया था, क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास ब्रोमीन, फिर आयोडीन को लेके किया गया, ठीक है, क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन। अब हमारे पास इन तीनों का हमने क्या लिया, एटॉमिक वेट ले लिया, इसका हमने ले लिया 35.5, इसका हम नहीं लेते, इसका छोड़ देते, इसका हम निकालेंगे। और आयोडीन का हमारे पास कितना आ गया, 12.7 आ गया हमारे पास, वो सॉरी 127, ठीक है। अब इसी का देखो यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पे हम इसको करते हैं, किसका करते हैं, इसका तेज देख लिया ना आप लोगों ने। अब इसका हम करते हैं, यहाँ पे देखो इसका कर लेते हैं ना, तो कितना आ गया हमारे पास, क्लोरीन का आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी मिटा के कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लोरीन के लिए ले लिया हमने, फिर हमने आयोडीन के लिए ले लिए, ठीक है, आयोडीन के लिए हम ये कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। पता है अभी हमने इसके लिए किया था ना, अब एक काम करना, अब नीचे ना इसको उतारना, ये एलिमेंट डाल के एटॉमिक वेट डाल के ऐसे ही उतार लेना इसको, फिर एक और फॉर्मूला का यूज़ करके आप करना। हमारे पास स्पेस कम है तो हम बार मिटा के कर रहे हैं, आप ऐसा मत करना, आप दोबारा लिख लेना दोबारा, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लो भाई, ठीक है। तो चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आता है 35.5 + 127 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 2, इसको प्लस कर लो तो कितना आ गया, तो 127 प्लस हमारे पास कितना आ जाता है 162.5 अपॉन में 2, 162.5 अपॉन में 2, इसका हाफ करेंगे तो 81.25 आ जाता है, 81.25 आ जाता है इतना, तो हमारे पास 81.25 आ जाता है, ये आंसर हमारे पास इसका आ जाता है। तो हमारे पास इसका, तो इसका 81 ना लेके हम कितना ले लेते हैं, इसका 80 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 80 इसका बोला है कि इक्वल आएगा या सिमिलर उसी के आसपास आ जाएगा, अप्रॉक्स मान के चले तो हमारे पास 80 ले लेते हैं, तो ये चीज़ हो गया। ऐसे हम अगर मान के चलें तो हमारे पास और एलिमेंट्स हो जाते हैं, हम चाहे तो हमारे पास कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, ठीक है, और बेरियम हो गया, इसका भी ले सकते हैं। जैसे कैल्शियम का अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ, कैल्शियम का हो जाता है हमारे पास क्या 40 हो जाता है, स्ट्रॉन्शियम का हमारे पास 88 हो गया, इसका हमारे पास 137 आ जाता है। ये आप कर सकते हो तीसरे नंबर पे, पहला वाला ये हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये हो गया, तीसरा वाला आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे फॉर्मूले में पुटअप करके कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास 3 मेनली बेसिक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेड्स थे हमारे पास, ट्राइड थे, इस चीज़ को आप कर सकते हो। पहले आप इसी फॉर्म में
इसको पहले करना, फिर उसके नीचे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके दिखाना कि 46 से हाफ होके 23 कैसे आए। फिर दूसरा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन आयोडीन लेके फिर दिखाना आप ये कैसे आए। फिर उसके बाद कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम का लेके दिखाना, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसे आप करोगे तो अच्छे खासे नोट्स बन जाएंगे आप लोगों को, अच्छे भी मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी में ये चीज़ दे रखा है थोड़ा बहुत, तो एनसीईआरटी का भी हेल्प ले सकते हैं आप चाहो तो कुछ हद तक। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम चलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे चलते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करते हैं। इन्होंने 1864 या 1865 में बीच में मिल ही दिया था। तो इसमें हमारे पास होता है क्या, मेनली ऑक्टेव यानी 8 एलिमेंट्स को लेकर डिस्कवरी की थी। अब वो कैसे किया था, क्या किया था, देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करें, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करते हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक, इसको भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में ही किया था। जैसे डार्विनर ने किया था ना, वैसे क्या किया था, न्यूलैंड्स ने भी ऐसे किया था। इसके बाद हर एक 8वां जो पहला एलिमेंट था, यानी कि 8वां एलिमेंट था, और पहला जो एलिमेंट था यानी कि प्रॉपर्टी उसकी क्या थी, मिलती जुलती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट बी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी 8वें वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमारे पास पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर थी, यानी मिलती जुलती थी। तो इसको म्यूजिकल ऑर्डर में डाला गया, म्यूजिकल नोट जिसे कहते हैं, सारे गामा पाधा निसा, ठीक है, सिमिलर डेट फर्स्ट नोट म्यूजिकल ऑक्टेव में डाला गया। जैसे ऑक्टेव का मतलब की क्या होता है, 8, ठीक है। जैसे मान ली हम इंडियन लैंग्वेज में सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा पे आ जाता है। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर 8वां एलिमेंट जो था पहला एलिमेंट से क्या था, प्रॉपर्टी सिमिलर। मतलब मान लो कि लिथियम जो था ना हमारे पास, लिथियम की सोडियम की और पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या थी, मिलती जुलती थी। वैसे हमारे पास बेरियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की मिलती थी। तो ये सारे जो सीक्वेंस में लिखे हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन की इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती थी। लेकिन ये जो पॉसिबल हो पाया ना, कहाँ तक, सिर्फ ये कैल्शियम तक ही हो पाया था। इसलिए इसकी थ्योरी हो गई रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स तो और ज़्यादा हैं। अब उसको कहाँ पे रखें, तो ये चीज़ तो रख नहीं पाए थे वो, कौन, न्यूलैंड्स। तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया था। इसको विदेश में अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो डो रे मी फा सो ला टी कह देते हैं। ये चीज़ हमें एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास लिथियम से लेकर लास्ट तक कैल्शियम तक ही ये प्रूव हो पाए। इसके बाद ये थ्योरी रॉन्ग हो गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज वैलिड अप टू, कहाँ तक, सिर्फ कैल्शियम तक ही हो पाया था ओनली। एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हमारे पास क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेंडॉन आ जाते हैं हमारे पास, जो कि लास्ट वाला हमारा 18वां एलिमेंट होता है। 18वां नंबर का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रूफ रॉन्ग हो गया। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो मेनली ये चीज़ प्रूफ रॉन्ग हो गया। यही चीज़ हम एनसीईआरटी में बात करें तो एनसीईआरटी में भी हमें दिख जाता है। कैसे, देख लो, एनसीईआरटी को हम सीक्वेंस से ही पढ़े। देखो हमने सबसे पहले एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ा था पूरा, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पे ये हमने पूरा चैप्टर का नाम लिखा, पूरा सीक्वेंस पढ़ा, वाई डू वी नीड टू क्लास में हमने ये किया, ठीक है। फिर हमने किया जेनेसिस यानी कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन में देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था। इसके बाद हमने क्या किया, हमने डॉर्विनर के बारे में लिखा था, डॉर्विनर के ट्राइड्स के बारे में लिखा था। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया गया, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने 3 सीक्वेंस लिया था, इन्होंने भी 3 लिया हुआ है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने किया है। इसके बाद करें तो हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ किया था। तो हमने यहाँ से देखो लिथियम से कैल्शियम तक लास्ट तक किया, उन्होंने एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ है, बात अलग है। एटॉमिक नहीं, इसमें मास नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। एटॉमिक यानी एटॉमिक वेट नंबर लिखा हुआ है। कैसे, लिथियम का 7, कैल्शियम का 40, मास नंबर ही होता है। फिर ऐसे इन्होंने फिर मैनली पीरियडिक टेबल करते हैं। तो आज हम ना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव तक ही रखें। इसमें हमारे 2 चीज़ आता है, ग्रुप्स और हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स किसे कह देते हैं, वो चीज़ लिख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, पूरा ही मिटा देते हैं। मिटाने में टाइम लगता है ना, और लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए पहले वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, फिर वीडियो ऑन करके आप लोगों को समझाता हूँ, जिससे टाइम की बचत हो जाए। आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है, बीच में रोक करके आप लोग नोट को इसको जो नोट हम जो लिखते हैं ना बोर्ड पे, वो आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। फिर अच्छे से समझ लिया करो। इसमें हम लिखते क्या है, हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स की मेनली बात हो जाती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रुप्स की बात करेंगे।
यहाँ पे हम पीरियड्स की बात करेंगे, ठीक है। द इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम जो प्रेजेंट होता है हमारे पास पीरियडिक टेबल में, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। अब ये कैसे प्रेजेंट होता है ये चीज़ देख लो, जैसे ऐसे ऐसे ज़्यादा आगे गया, ऐसे लेते हैं हमारे पास, ये ऐसे नीचे की तरफ हमारे पास ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ऐसे लाइन दे रखे, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम कह देते हैं। वैसे हमारे पास पीरियड्स की बात करें तो हम लिखते हैं क्या, द हॉरिजॉन्टल रो की बात करते हैं, रोज आर प्रेजेंट इन द या इन अ periodic table is called as periods। ऐसे लिख सकते हैं, उन्हें कहा जाए तो ऐसे होता है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं हमारे पास, इसको क्या देते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स में हमारे पास वर्टिकल लाइंस ऐसे खड़े वाले लाइन होते हैं हमारे पास, पीरियडिक टेबल होता है। मेनली अगर दिखाऊं मैं तो हमारे पास एनसीईआरटी में ये चीज़ दे रखा है हमारे पास, मोनली पीरियडिक टेबल लेके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ऑक्टेव लॉ हमारे पास मेनली पीरियडिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल निकालना पड़ेगा। जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल है हमारे पास, तो हमारे पास ऐसे जो खड़े खड़े हैं ना हमारे पास, ये सारे ग्रुप्स हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ग्रुप्स हैं। ऐसे वाले में जो हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं, यानी 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। अगर लिखने को चाहो तो लिख सकते हो हमारे पास कि हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, हमारे पास क्या है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये चीज़ हमारा हो जाता है किसके बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो एनसीईआरटी से भी आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये चीज़ देख सकते हो। अगर आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कम से कम 3 दोस्तों को शेयर कर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना बांटने से बढ़ता है, जितना आप बांटोगे ना उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, अब दूसरा लेक्चर हम जल्दी लेके आएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो बायो का भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप लोग बताएं कौन सा स्टार्ट करें, हम 12th का स्टार्ट करें, 11th का स्टार्ट करें, अब कौन सा चैप्टर करें, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लाइंग प्लांट हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा आई थिंक 6 चैप्टर होने वाला है क्लास 11th का, वही हम मेनली स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आप कुछ नया चैप्टर चाहते हैं, दूसरा चैप्टर चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए यहाँ पे रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ।